आज हम एक बहुत ही मजेदार क्लासरूम सेशन करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं। एकदम सही। हम कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से जोड़कर समझेंगे। मतलब अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ बहुत ही सिंपल भाषा में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहली स्लाइड पढ़ रही हूँ। इसकी हेडिंग है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें लिखा है कि रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और दूसरा अकार्बनिक पदार्थ जो अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। देखिए, इस परिभाषा को समझना बहुत आसान है। इसे आप वेज और नॉन वेज खाने की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम चीजों का अंतर समझिए। जैसे हमें दूध और ऊन जानवरों से मिलता है ना, तो वो कार्बनिक हो गया। और नमक या पत्थर हमें पहाड़ों से मिलता है, तो वो अकार्बनिक हो गया। क्या आपको समझ आया? हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल था। जानवरों वाला कार्बनिक और पहाड़ों वाला अकार्बनिक। बिल्कुल ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो दूसरी स्लाइड पर एक पुरानी थ्योरी है, जैव शक्ति सिद्धांत। पीडीएफ में लिखा है कि बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक पदार्थ केवल जीवधारियों में ही बन सकते हैं। हाँ, पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए कोई जादुई शक्ति या वाइटल फोर्स चाहिए। जादुई शक्ति मतलब कोई जादू टोना? हाँ, मतलब जैसे किसी सुपर हीरो की ताकत हो। उनका मानना था कि इंसान इसे लैब में नहीं बना सकता। लेकिन इसी स्लाइड में एक हेडिंग है, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। इसमें लिखा है कि 1828 में फ्रेडरिच वॉलर ने यूरिया बनाया और 1845 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया। और यही वो पल था जब जादूगर का मिथक टूट गया। मतलब उन्होंने लैब में ही वो बना दिया जो सिर्फ जीवों में मिलता था। बिल्कुल। वॉलर ने लैब में यूरिया बनाकर साबित कर दिया कि कोई जादू वादू नहीं है, ये सिर्फ साइंस है। क्या आपको समझ आया? वाओ, मतलब विज्ञान ने अंधविश्वास को हरा दिया। सही कहा। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ मीथेन के निर्माण की बात है जो बर्थोले ने 1856 में किया था। ये भी उसी जादुई थ्योरी को गलत साबित करने का एक और कदम था। हाँ, और इसके नीचे कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण दिया है। प्राथमिक कार्बन यानी 1 डिग्री और द्वितीयक कार्बन यानी 2 डिग्री की परिभाषा है। इसे समझना तो बहुत मजेदार है। इसे ऐसे समझें जैसे आप दोस्तों का हाथ पकड़ रहे हैं। दोस्तों का हाथ? हाँ, अगर आपने सिर्फ एक दोस्त का हाथ पकड़ा है तो आप 1 डिग्री यानी प्राथमिक है। और अगर आपने दोनों हाथों से दो अलग अलग दोस्तों का हाथ पकड़ा है तो आप 2 डिग्री या द्वितीयक हैं। इसे याद रखिएगा। क्या आपको समझ आया? अरे वाह, ये हाथ पकड़ने वाला एग्जाम्पल तो दिमाग में छप गया। एक हाथ तो 1 डिग्री, 2 हाथ तो 2 डिग्री। एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 4 में यही वर्गीकरण आगे बढ़ता है। तृतीयक यानी 3 डिग्री और चतुष्क या नियो जिसे 4 डिग्री कहते हैं। तो बस उसी हाथ पकड़ने वाली बात को आगे बढ़ा लीजिए। मतलब अगर 3 दोस्तों का हाथ पकड़ा है तो 3 डिग्री और 4 दोस्तों से घिरे हैं तो 4 डिग्री। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि कार्बन की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। ऐसा क्यों? जो कार्बन 3 तरफ से घिरा होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव या क्रेजी होता है। रिएक्ट करने के लिए एकदम उतावला रहता है। क्या आपको समझ आया? मतलब जितने ज्यादा दोस्त वो उतना ही ज्यादा हाइपर और एक्टिव। सही पकड़े। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब 5वीं स्लाइड पर एक बहुत बड़ा सा ट्री डायग्राम बना है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, डायग्राम देखकर घबराना नहीं है, ये बस एक फैमिली ट्री की तरह है। इसमें मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। एक है खुली श्रृंखला जिसे एलिफैटिक कहते हैं, और दूसरी है बंद श्रृंखला जिसे चक्रीय कहते हैं। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, ये हो गई आपकी खुली श्रृंखला। अच्छा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं, ये हो गई आपकी बंद श्रृंखला या क्लोज चेन। और इनके अंदर शाखेत, अशाखेत, समचक्रीय और विषम चक्रीय जैसे उपभाग भी हैं। हाँ, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी बस इतना समझिए कि परिवार 2 रास्तों में बटा है। क्या आपको समझ आया? हाँ, सीधा रास्ता और गोल चक्कर। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 6 में
खुली श्रृंखला यानी एलिफैटिक यौगिकों की डिटेल है। परिभाषा कहती है कि इनके अंतिम सिरे स्वतंत्र होते हैं। इसे एक सीधी ट्रेन की तरह मानिए। ट्रेन? हाँ, एक ऐसी ट्रेन जिसका इंजन और आखिरी डिब्बा किसी और चीज से जुड़ा नहीं है, वो फ्री है। समझ गई। इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी जिक्र है। और एक फैक्ट है कि एलिफैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार्न्ट हाफमैन ने किया था। तो ये संतृप्त और असंतृप्त क्या है वो समझाता हूँ। संतृप्त का मतलब है कि कार्बन का पेट भरा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल। और असंतृप्त का मतलब है कि अभी और भूख बाकी है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। हैं? क्या आपको समझ आया? हाँ, प्रोपेन और आइसोपेंटेन इसके उदाहरण दिए गए हैं। पेट भरा और भूखा वाला लॉजिक काफी मजेदार है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो स्लाइड 7 है बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिकों के बारे में। परिभाषा है कि सिरे आपस में जुड़े होते हैं। तो उसी ट्रेन वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। सोचिए, जब ट्रेन का इंजन और आखिरी डिब्बा आपस में जुड़ जाएं, तो क्या होगा? वो तो एक गोल चक्कर बन जाएगा, कोई छोरी नहीं बचेगा। बस इसी गोल चक्कर को हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसमें समचक्रीय और एलिसाइक्लिक यौगिकों के बारे में लिखा है, जो गुणों में खुली श्रृंखला जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। यहाँ समचक्रीय समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि इस पूरी रिंग में सिर्फ कार्बन नाम के ही यात्री बैठे हैं, कोई और एलिमेंट नहीं है। क्या आपको समझ आया? हाँ, मतलब ट्रेन के सारे पैसेंजर एक ही फैमिली यानी कार्बन के हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 8 में एक नया टर्म है एरोमेटिक यौगिक। इसमें बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन के उदाहरण हैं। एरोमा का मतलब तो आप जानते ही होंगे, खुशबू। हाँ, लेकिन खुशबू का केमिस्ट्री से क्या लेना देना? देखिए, इसे एक बहुत ही वीआईपी और स्पेशल क्लब की तरह मानिए। हर कोई इस क्लब में नहीं आ सकता। अच्छा, पीडीएफ में लिखा है कि इसके लिए कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होनी चाहिए और हकल नियम का पालन होना चाहिए। यही वो वीआईपी पास है। इस वीआईपी क्लब में एंट्री के लिए हक्कल नियम नाम का पास चाहिए ही चाहिए, बिना इसके नो एंट्री। क्या आपको समझ आया? मतलब बेंजीन के पास हक्कल रूल का वीआईपी पास है, इसीलिए वो एरोमेटिक है। एकदम सही। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 9 पर 3 भारी भरकम नाम है, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड और विषम चक्रीय यौगिक। बेंजोइड वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, जैसे नेफ्थलीन, और नॉन बेंजोइड जिनमें नहीं होती, जैसे ट्रोपोन। और ये विषम चक्रीय क्या है? पीडीएफ में लिखा है कि इनमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। इसे मोतियों की एक सुंदर माला से समझिए। कैसी माला? अगर आपकी माला के सभी मोती सिर्फ कार्बन के हैं तो वो समचक्रीय है। लेकिन अगर बीच में कोई अलग रंग का मोती आ जाए, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो वो विषम चक्रीय यानी हेटेरो हो जाता है। इसे याद रखिएगा। क्या आपको समझ आया? हाँ, माला में एक अलग रंग का मोती आते ही पूरी माला विषम चक्रीय बन जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 10 का टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। परिभाषा है कि अणु में उपस्थित वह परमाणु या समूह जो रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। उदाहरण है नाइट्रो, आइडो, फ्लोरो, एमिनो और कार्बोक्सिलिक। देखिए, इसे एक कार के इंजन की तरह समझिए। गाड़ी का इंजन? हाँ, गाड़ी की बॉडी यानी कार्बन की चेन चाहे जैसी भी हो, लंबी या छोटी, लेकिन गाड़ी कितनी तेज भागेगी और कैसा परफॉर्म करेगी, ये सब उसका इंजन तय करता है। अच्छा, मतलब क्रियात्मक समूह ही वो इंजन है जो डिसाइड करता है कि केमिकल कैसे रिएक्ट करेगा? एकदम सही। इंजन बदलो, गाड़ी की परफॉर्मेंस बदल जाएगी। क्या आपको समझ आया? ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 11 में है सजातीय या समजातीय श्रेणी। ये कॉन्सेप्ट काफी लॉजिकल है। इसमें लिखा है कि इनमें समान क्रियात्मक समूह होता है, अणुभार का बढ़ता क्रम होता है और क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल इसके उदाहरण हैं। इसे बिल्कुल एक सीढ़ी पर चढ़ने जैसा मानिए। सीढ़ी पर चढ़ना कैसे? मतलब परिवार एक ही है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल का परिवार। आप सीढ़ी के हर अगले स्टेप पर चढ़ते हैं तो वजन थोड़ा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? ठीक एक CH2 जितना। हर अगला स्टेप
पिछले वाले से ठीक एक CH2 जितना ऊंचा होता है। क्या आपको समझ आया? हाँ, मतलब सेम इंजन, बस गाड़ी का साइज एक CH2 के बराबर बढ़ता जा रहा है। सही बात है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 12 रसायनों का नाम रखने की बात है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हेडिंग है निरर्थक पद्धति या ट्रिवियल सिस्टम। शुरुआत में जब केमिकल्स खोजे गए थे तो लोग बस ऐसी कुछ भी नाम रख देते थे। PDF में लिखा है कि ये नाम छोटे होते हैं पर इन्हें याद रखना पड़ता है, जैसे एन पेंटेन या आइसोपेंटेन। ये तो बिल्कुल निकनेम देने जैसा है, जैसे हम घर में बच्चों को छोटू या पप्पू बुलाते हैं ना, ये वैसा ही है। लेकिन जब लाखों करोड़ों यौगिक हो जाएं, तब क्या? वही तो प्रॉब्लम थी। करोड़ों यौगिक हो गए तो निकनेम से काम नहीं चला। हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था। क्या आपको समझ आया? हाँ, करोड़ों रसायनों के निकनेम तो कोई भी याद नहीं रख सकता। बिल्कुल। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्लाइड 13 में है IUPAC पद्धति। लिखा है कि 1958 में जिनेवा पद्धति आई। अब आया हमारा ग्लोबल पासपोर्ट सिस्टम। PDF के मुताबिक नाम के 3 भाग होते हैं, पूर्वलग्न, मूल शब्द और अनुलग्न, और इसमें 1 कार्बन से 10 कार्बन तक के मूल शब्द फिक्स्ड हैं। हाँ, मैथ, एथ, प्रॉप से लेकर डेक तक। तो क्या ये याद करना जरूरी है? एकदम जरूरी है। ये गिनती की तरह है, 1 2 3 की तरह। इसे तो आपको अपने फिंगरटिप्स पर याद करना ही होगा। इसे याद रखेगा। क्या आपको समझ आया? हाँ, ये तो बेसिक ABCD की तरह हो गया केमिस्ट्री का। सही कहा। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 14 में IUPAC का फॉर्मूला है, पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय अनुलग्न। मतलब नाम लिखने का ये एक फिक्स ढांचा बना दिया गया। और इसमें रूल नंबर 1 लिखा है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखिए, इसे ऐसे समझिए। सबसे पहला काम है उस हाईवे को खोजना, यानी सबसे लंबी चेन को खोजना। लेकिन एक शर्त भी तो है ना? हाँ, शर्त यह है कि उस हाईवे पर हमारा VIP यानी मुख्य क्रियात्मक समूह मौजूद होना चाहिए। बिना VIP के वो हाईवे किसी काम का नहीं। क्या आपका समझ आया? हाँ, VIP का हाईवे पर होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आखिरी स्लाइड 15 पर आ गए हैं। इसमें IUPAC के बाकी नियम दिए गए हैं, नियम 2 से लेके 8 तक। ये रूल सुनने में थोड़े लंबे लग सकते हैं, पर बहुत लॉजिकल है। इसमें लिखा है कि क्रमांकन उधर से जिधर समूह निकट हो, अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग, डाई या ट्राई का उपयोग और अल्प विराम तथा योजक चिन्ह का प्रयोग। इसे बस किसी के घर का पता लिखने जैसा समझिए। एड्रेस लिखना। हाँ, नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां से मेन गेट यानी क्रियात्मक समूह पास हो। अगर एक जैसे 2 लोग हैं तो डाई बोल दो। और कॉमा और डैश का क्या रूल है? वो तो ग्रामर है। नंबरों के बीच कॉमा लगाना है और नंबर और अक्षर के बीच डैश लगाना मत भूलना। क्या आप सबको IUPAC के ये रूल्स अच्छे से समझ आ गए? हाँ, ये तो एकदम क्लियर हो गया। जैसे किसी को लेटर भेजने के लिए पिन कोड और एड्रेस लिखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। रुकिए, स्लाइड तो खत्म हो गई। हाँ, हमारी 15 स्लाइड्स पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे क्लासरूम सेशन में हमने कितनी मजेदार चीजें सीखी। कैसे हमने पुरानी जादुई थ्योरी से लेकर आज के मॉडर्न IUPAC नामकरण तक का सफर तय किया। सच में ये बहुत ही शानदार डीप डाइव था। और आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, वो क्या है? जरा सोचिए, अगर वॉलर ने कभी वो यूरिया का एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में गलती से भी नहीं किया होता, तो क्या आज हम दवाइयाँ, तरह तरह के प्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़े बना पा रहे होते? शायद नहीं। क्या वो लाइफ फोर्स का जादुई मिथक आज भी हमें पीछे खींचे होता? अपने आसपास की चीजों को देखिए